हेलो दोस्तों, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 5.1 में। आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में दिया हुआ है कि ज्यामितीय आकृतियों का समझ। यानी हम लोग इस चैप्टर में पहले हम लोग कुछ बेसिक थ्योरी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि कुछ ज्यामितीय आकृति होती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद से पुनः अपने क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु क्या है बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु। तो बिंदु का आखिर डिफिनीशन क्या होता है, रेखा कैसी होती है, संपूरक कोण कैसा होता है, कोण कैसा होता है, यानी ये सब बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे बिंदु है, पॉइंट है, उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन बनाने में हमें क्या मिलेगी, इन सभी बेसिक पर हमें सहूलियत मिलेगी। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये बेसिक नॉलेज को जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिंदु यानी बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। यानी बिंदु का अगर आपसे परिभाषा पूछ दिया जाए, डिफिनीशन पूछ दिया जाए कि बिंदु होता क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी कोई यानी जहां पर भी हम लोग एक छोटा सा बिंदु डाल देंगे, यहाँ पर एक इस डॉट डाल देंगे, तो इस डॉट को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। यानी इसमें क्या हो रहा है, ना ही इसमें लंबाई है, ना ही चौड़ाई है और ना ही मोटाई है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दिया हुआ है रेखा, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है रेखा। तो रेखा का परिभाषा क्या होता है कि रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई न हो। यानी रेखा उसे कहते हैं जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं कि किन्हीं दो बिंदु के, यानी जो हमारे दो बिंदु है उसके लंबवत, यहाँ पर सॉरी लंबवत नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जो ये समांतर रेखा खींची गई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। यानी यहाँ पर इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें लंबाई है लेकिन ना ही चौड़ाई है और ना ही मोटाई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद से हम आगे बिंदु पर बात करेंगे। तो दिया हुआ है किरण। किरण का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसी रेखा जिसमें प्रारंभिक बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है लेकिन दूसरा अंत बिंदु अनिश्चित हो, तो किरण कहलाती है। यानी एक बिंदु क्या होते हैं, यानी यहाँ पर हमारे ये मान लीजिए कि ये हमारा एक बिंदु हो गया, तो एक बिंदु क्या होता है कि एक बिंदु निश्चित होता है लेकिन दूसरा बिंदु अंत बिंदु क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, क्या बोलेंगे फ्रेंड, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण, क्योंकि ये किरण का मान क्या हो सकता है, अनंत तक, यानी बहुत दूर तक जा सकता है, अनंत तक, इसका कोई सीमा नहीं है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्लियर। यानी यहाँ पर कोई इसका लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, ये कितना भी दूर जा सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि किरण को हम श्याम पट्ट या अपने कॉपी पर नहीं खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये श्याम पट्ट हो गया, बोर्ड हो गया, हमने यहाँ से प्रारंभ किया, ये हमारा बिंदु हो गया, अब यहाँ से किरण खींचना प्रारंभ किया, खींचेंगे खींचते जाएंगे, यानी ये हमारा इतना ही दूर तक श्याम पट्ट का बाउंड्री, यानी श्याम पट्ट का जो हमारा क्षेत्र है इतना ही दूर तक है, लेकिन हमारा किरण क्या है जी, अनंत तक है, इसका कोई सीमा नहीं है, तो इसको ना ही हम श्याम पट्ट पर खींच सकते हैं और ना ही इसको कॉपी में यानी कागज पर खींच सकते हैं। क्लियर। ये भी दो पॉइंट उसमें याद रखिएगा कि हम लोग किरण को ना ही श्याम पट्ट पर खींच सकते हैं और ना ही उसको अपने कागज पर या कॉपी पर खींच सकते हैं, क्योंकि इसका अनंत बिंदु है, ये कोई इसका एक बिंदु तो ही प्रारंभ है, एक बिंदु ही निश्चित है लेकिन दूसरा बिंदु निश्चित नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंजिंग की वजह से गला में खराश आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा बिंदु पर बात करेंगे। तो दिया हुआ है रेखाखंड। क्या दिया है बाबू, रेखाखंड। तो रेखाखंड में क्या होता है
कि रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। रेखाखंड क्या होता है बाबू? वो रेखा का ही एक भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। इसमें क्या है जी? इसकी क्या है? रेखाखंड की लंबाई क्या है? निश्चित है। ये रेखा और किरण जैसा नहीं है। इसमें क्या है? उसका नेचर और इसका नेचर क्या है? भिन्न है। लेकिन ये रेखा के ही रूप है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है? निश्चित है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल के माध्यम से, यहाँ पर क्या है जी? दो बिंदुओं के बीच में जो रेखाखंड हमारा खींचा गया है, यानी इसका बिंदु क्या है जी? एक निश्चित है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। क्लियर? अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो दिया हुआ है सरेख या एक रेखीय। सरेख या रेखीय जान लेंगे कि आखिर इसको क्या क्या कहते हैं कि सरेख किरण किसे कहते हैं या रेखीय किरण किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में हो तो वह सरेख बिंदु या रेखीय बिंदु कहलाती है। यानी हमारा तीन बिंदु जब एक ही लाइन में हो, एक ही समांतर लाइन में हो, तो उसे हम लोग सरेखीय बिंदु या संरेख बिंदु बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है बाबू? यहाँ पर तीन बिंदु है जो आपस में क्या कर रही है? यानी एक लाइन में एक क्या है जी? एक लाइन में, एक सपाट लाइन में क्या है जी? स्थित है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु या रेखीय बिंदु। ठीक है, इसके अगले वाले पॉइंट को हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेंगे कुछ अगले पॉइंट पर। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है असंरेख या नेक रेखीय बिंदु। यानी असंरेख या नेक रेखीय रेखा किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें दिया है बाबू, इसमें देखिएगा दोस्त कि तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा में स्थित ना हो तो उस रेखा को हम लोग उस रेखा को क्या कहते हैं? असंरेख रेखा कहते हैं। क्या कहिएगा कि जब तीन बिंदु आपस में एक रेखा पर स्थित ना हो तो उस रेखा को हम लोग असंरेख रेखा या नेक रेखीय रेखा कह सकते हैं। ठीक है, संरेख रेखा का डिफिनेशन क्या था कि यानी उस पर क्या था, यानी एक रेखा पर तीनों बिंदु स्थित था। यानी संरेख रेखा का हम लोग डिफिनेशन देखे थे पहले वाले में। तो इसमें क्या था कि एक ही रेखा पर तीन बिंदु क्या थे? यानी यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर हो गया R। यानी तीन बिंदु क्या थे? उस पर स्थित थे। लेकिन असंरेखीय की बात कर रहा है तो असंरेखीय रेखा में क्या करेंगे कि इसमें तीनों बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर निश्चित नहीं रह सकती। यानी एक बिंदु यहाँ पर हो गई तो एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगी, एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगी। तो इससे हम लोग मिलाएंगे जब, माफ कीजिएगा थोड़ा इसे हम मिटका कर आपसे समझा रहे हैं, इसे थोड़ा मिटका दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर यहीं पर समझा देते हैं कि मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। अब इसको हम लोग जब मिलाएंगे तो ये क्या संरेख रेखा का डिफिनेशन का फॉलो कर रहा है? ये संरेख रेखा का रूल का फॉलो कर रहा है? नहीं ना फॉलो कर रहा है, नहीं ना नियम लागू हो रहा है। तो इसको हम लोग इस रेखा को असंरेखीय रेखा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि संरेख रेखा किसे कहते हैं, असंरेख रेखा किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा कोण के बारे में, यानी एंगल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो किरणें अथवा दो रेखाखंडों, यानी दो किरण हो चाहे दो रेखाखंडों के मिलने से एक झुकाव पैदा होता है। जब वो दो रेखा या दो किरण क्या होते हैं, जब मिलेंगे तो उनसे एक झुकाव पैदा होता है। उस झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहिएगा बाबू? कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर रेखा आई हुई है और एक यहाँ पर रेखा आई हुई है, और इन दोनों के रेखा के जो मिलने से झुकाव पैदा हो रहा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा यहाँ पर आई है और एक रेखा यहाँ से आई है, और यहाँ पर जो हमारा मिल रहा है, दो रेखाएं जब आपस में मिल रही है और इनसे जो झुकाव पैदा हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर दिया हुआ है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसको इंग्लिश में एकॉट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस कोण का मान 0 से अधिक, यानी 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। क्या बोलेगा कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक हो गया कोण हो गया, ये क्या हो गया जी? इसको हम लोग यहाँ पर हमारा क्या है जी? ये हमारा ए है बाबू, इसको ध्यान से देखेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ओ है। ये कितना है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है तो
तो ये क्या है, 0 डिग्री से तो अधिक है, 0 डिग्री से अधिक है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा है तो इस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण कहेंगे क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। और हमारा परिभाषा यानी डिफिनीशन में भी कहा गया है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा है, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में क्या होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए। क्लियर, तो उस कोण को हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पर, दिया हुआ है समकोण। समकोण को इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं, राइट एंगल। क्या कहते हैं बाबू, राइट एंगल। अब इसका परिभाषा देखेंगे, देख रहे हैं कि जिस कोण का मान 90 के बराबर हो, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उस कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी, एक इधर से रेखा आ रही है और एक इधर से रेखा आ रही है, और यहाँ पर जो झुकाव पैदा हो रहा है, जो समांतर रेखा खींचने के बाद से यहाँ पर जो कोण बन रहा है, उसका मान कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखा एक दूसरे से मिल रही है, उससे जो झुकाव पैदा हो रहा है, वहां पर जो कोण का निर्माण हो रहा है, वो समकोण हो रहा है। उसको ना न्यून कोण बोलेंगे ना ही अधिक कोण बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसका देखिए, यहां से देखेंगे, यहां से नापेंगे तो समांतर नहीं होगा, और इधर भी नापेंगे तो समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पर इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें दिया हुआ है अधिक कोण। अधिक कोण को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें क्या होता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक, यानी 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम लोग अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इसको भी ध्यान रखिएगा, अधिक कोण कहेंगे। आशा करता हूं कि जितनी सारी हमारे ज्यामितीय आकृति है आप उसको समझते होंगे और अपने कॉपी में या नोटबुक में नोट करते होंगे, क्योंकि जब तक इसको हम लोग समझेंगे नहीं, इसको अच्छी तरह से जानेंगे नहीं कि ये कौन सा कोण है, इसका क्या वैल्यू है, तब तक हमें क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा। तो आशा करता हूं कि आप इस बेसिक थ्योरी को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट करते होंगे, क्योंकि इसे हम लोग बिना नोट किए अच्छा से हम लोग अपने एक्सरसाइज पर कवर नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, अधिक कोण के बारे में। क्या बात कर रहे थे बाबू, अधिक कोण के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक कोण का मान क्या होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि 95 डिग्री है, 105 डिग्री है और 120 डिग्री है। तो ये क्या है जी, 90 डिग्री से बड़ा है ना, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे पूरक कोण के पर। तो पूरक कोण में क्या होता है, यानी पूरक कोण को हम लोग लंब पूरक कोण भी कह सकते हैं, कोटि पूरक कोण भी कह सकते हैं। यानी पूरक कोण को हम लोग 3 नाम से भी जानते हैं, जैसे कि लंब पूरक, कोटि पूरक और पूरक कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे कि आखिर पूरक कोण क्या है। तो देख रहे हैं कि यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण परस्पर लंब पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। यानी जब हम दो कोण का योग करेंगे, अगर उनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तो उस कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लीजिए एक कोण हमारा 70 डिग्री है और दूसरा कोण हमारा 20 डिग्री है। जब हम इन दोनों का योग कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को हम लोग क्या कह सकते हैं, पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी 90 डिग्री को कौन सा कोण हो गया, पूरक कोण हो गया। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोण हमारा 60 डिग्री है और दूसरा कोण हमारा 31 डिग्री है, और इनको योग कराएं तो हमें कितना मिला, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री मिला, तो जो ये 90 डिग्री प्राप्त हुआ वो कौन सा कोण कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यानी 90 डिग्री में से जो हमारा मान दिया रहता है उसको घटाकर हम पूरक कोण निकालते हैं। अब पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग का जो हमारा 90 डिग्री हो रहा है उनका एक दूसरे का वो पूरक कोण होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे दे दिया जाए कि बतलाइए, यहाँ पर अगर आपसे दे दिया जाए कि 50 डिग्री का पूरक कोण बतलाइए, यानी 50 डिग्री कोण का पूरक कोण बतलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी हमारा पूरक कोण का मान हम मालूम है कि कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है, तो जब हम इसको 90 में से 50 को घटाएंगे,
यानी यहाँ पर हम 90 में से 50 को घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा 40, यानी क्या मिलेगा 40 डिग्री हमारा क्या हो गया पूरक कोण हो गया। यानी 50 का पूरक कोण कितना हो जाएगा 40 और 40 का पूरक कोण कितना हो जाएगा 50, यानी एक दूसरे के क्या हो रहा है, ये एक दूसरे का क्या होगा, एक दूसरे का पूरक कोण होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों योग जब होगा उसका, जब हम लोग दोनों का योग कराएंगे तो हमारा 90 डिग्री का मान होना चाहिए। क्लियर? यानी जिसका मान निकालना हो, यानी पूरक कोण में हम निकालने जाएंगे तो उनमें क्या होगा कि उसका 90 डिग्री में से हम क्या करते हैं, जितना मान दिया होता है उतना घटाना होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे समपूरक कोण या परिपूरक कोण या ऋजु कोण। इनको भी हम लोग 3 नाम से जानते हैं। क्या क्या बाबू? समपूरक कोण या परिपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण। तो इसको हम लोग इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहिएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, यदि इनका डेफिनेशन सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, यदि दो कोणों का योग का माप यानी योग उसका कितना होना चाहिए 180 हो तो वे दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? यानी जब हम लोग दो कोण का योग, अगर उसका योगफल 180 हो जा रहा है तो उसे हम लोग समपूरक कोण कहलाएंगे। समपूरक योग जब हो जाएगा, यानी दो कोणों का मान जब दो कोणों का योग करवाएंगे तो उसका मान अगर 180 डिग्री हो जाता है तो उस कोण को हम लोग समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है ना? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 110 डिग्री और दूसरा दिया है 70 डिग्री, तो इनका योग करा है तो हमारा कितना मिला 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमारा क्या हो गया, समपूरक कोण हो गया। समपूरक कोण हो गया। इसका भी अगर हम समपूरक कोण निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 170 का समपूरक हो जाएगा, 110 का समपूरक हो जाएगा 70 और 70 का समपूरक कितना हो जाएगा 110। क्यों? क्योंकि समपूरक कोण का योग कितना होता है 180, यानी समपूरक कोण का योग कितना होता है 180। अब 180 में से मान लीजिए कि 70 हमारा निकालना है कि 70 का समपूरक कितना होता है, तो 70 घटा लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर 0 और 8 में से 7 का 1 है, यहाँ पर 110 डिग्री प्राप्त हुआ कि नहीं। तो इससे ये ज्ञात हो जाता है कि समपूरक कोण क्या होता है, एक दूसरे का योगफल उसका क्या होता है, उसका एक योगफल भी होता है, यानी एक दूसरे का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है 110 70 का समपूरक है और 70 क्या है जी 110 का समपूरक है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे आसन कोण। आसन कोण को हम लोग संलग्न कोण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहिएगा, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है कि एक ही तल पर, यानी एक ही तल पर अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो, यानी शीर्ष बिंदु एक ही हो, परस्पर आसन कोण कहलाते हैं। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हमारा भुजा का जो झुकाव बिंदु होगा, यानी शीर्ष बिंदु होगा, उसका एक ही होना चाहिए, यानी पॉइंट उसका एक ही होना चाहिए, लेकिन भुजाएं क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी एक दूसरे से क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर हमारा सम कोण बना हुआ है और इसी में क्या है जी एक हमारा उभयनिष्ठ ये भुजा निकला हुआ है। तो इसका जो हमारा आसन कोण यहाँ पर जो झुकाव पैदा हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे या संलग्न। यानी संलग्न मतलब क्या, यहाँ पर लगा हुआ है, यानी हमारे ये दो कोण है, इन दोनों कोणों के क्या है जी बराबर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण AOB एवं कोण BOC परस्पर आसन कोण है या संलग्न कोण है। ठीक है, इस तरह हम लोग अपने पॉइंट पर बात चर्चा की है। अब हम लोग कुछ और पॉइंट पर बात करने वाले हैं। अब जानेंगे रेखीय युग्म, यानी इसमें देखिएगा बाबू, रेखीय युग्म में क्या होता है कि इसमें दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदु से तीसरी किरण खींची जाती है। यानी क्या किया जाता है, इसमें दो विपरीत बिंदु से एक तीसरी रेखा खींची जाती है, परिणाम स्वरूप दो आसन कोण का निर्माण होता है। जब हम लोग तीसरी रेखा खींच देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप एक आसन कोण का निर्माण होता है। यानी जब आसन कोण का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि दो विपरीत रेखा खींची गई है, और उसके बाद से हम लोग एक तीसरी रेखा खींच दे रहे हैं।
तीसरी रेखा खींचने के उपरांत क्या हो रहा है कि दो आसन कोण का निर्माण हो जा रहा है। तो उस रेखा को यानी इस आकृति को हम लोग वे रेखीय को यानी क्या कहेंगे, रेखीय युग्म कहेंगे। रेखीय युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। रेखीय युग्म मतलब क्या होता है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। और रेखीय मतलब क्या होता है, रेखा का जोड़ा को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय युग्म कहेंगे। क्लियर। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है कि इसमें क्या करना है कि दो विपरीत रेखा खींची गई है और उसके बाद से एक तीसरी रेखा खींच दी गई है। परिणाम स्वरूप एक आसन कोण का निर्माण हो गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है जी, एक आसन कोण का निर्माण हो गया है। तो आसन कोण के निर्माण हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, रेखीय युग्म कहेंगे। क्योंकि इधर से अगर हम देखेंगे, इधर से हम लोग देखेंगे तो एक हमारा हो गया, इधर से एक हो गया, और फिर हम जब इधर लेंगे यानी मान लीजिए कि कोण COB हो गया। एक हमारा आसन कोण कौन सा मिला, COA हमारा मिल गया, COA हो गया। यानी दो आसन कोण का मिलने से क्या हो रहा है, रेखीय युग्म का निर्माण हो रहा है। क्लियर। अब बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तो इसमें देखिए दिया हुआ है समांतर रेखा। यानी समांतर रेखा हम लोग किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि यदि दो सरल रेखाएं यानी यदि दो सरल रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर भी ये एक दूसरे से प्रतिच्छेद ना करे। क्या ना करे बाबू, प्रतिच्छेद। तब प्रतिच्छेद आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रतिच्छेद कहते किसे हैं, यानी वो एक दूसरे के काटे नहीं। प्रतिच्छेद मतलब होता है मान लीजिए रेखा गुजर रही है, इसे कोई रेखा काटे नहीं, प्रतिच्छेद मत करे यानी उसको काटे नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि दो सरल रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे के प्रतिच्छेद न करे तो वह रेखा समांतर रेखा कहलाती है। यानी ये इसे बढ़ाते जाएंगे अनंत तक, ये मान इधर भी जाएगा, ये मान इधर भी जाएगा और ये अनंत तक बढ़ेगा। क्या करेगा बाबू, अनंत तक बढ़ेगा, इसमें प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। क्या कहिएगा बाबू, समांतर रेखा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि L समांतर है M का। क्या है जी, एक रेखा L है जो समांतर है M का। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे कि नदी का किनारा क्या है जी। अब मान लीजिए कि ये हमारा नदी हो गया, बाबू ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नदी है, इसमें पानी है और इन हम लोग नदी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। क्योंकि ये नदी का किनारा कभी प्रतिच्छेद नहीं करता, ये प्रतिच्छेद करता है, ये यहाँ पर जाकर मिलेगा, काटेगा इसको नहीं काटेगा। तो नदी का किनारा को क्या कहेंगे हम लोग, समांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, समांतर रेखा कहेंगे। अब और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लेंगे हम लोग सड़क किनारे यानी सड़क का किनारे वाला भाग। तो ये हमारा दाएं तरफ हो गया, ये हमारा बाएं तरफ हो गया। ये सड़क का किनारा कभी एक दूसरे को काटता है का, जहां जाएगा सड़क वहां समांतर क्या हो जी, रेखाएं खींची रहती है। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। क्लियर। अब आपको समझ में आ गई होगी कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले बिंदु पर। तो दिया हुआ है तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। चलिए इसमें मजा आने वाला है। क्या आने वाला है बाबू, मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले समांतर रेखा के बारे में जान गए कि समांतर रेखा में क्या होता है कि प्रतिच्छेद नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिच्छेद रेखा में क्या होता है कि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे से आपस में गुजर रही है। चलिए हम बात करते हैं प्रतिच्छेद रेखा पर कि इसका डेफिनेशन क्या है। इसमें है कि दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं को प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। यानी इसमें क्या कहा गया है आपसे कि दो या दो से अधिक समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं या तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल लीजिएगा कि जैसे हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है बाबू, X। तो ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के X से वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पर जो हमारा ये कटान बिंदु है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो हमारे ये अंग्रेजी वर्णमाला के X है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कंटान बिंदु हो रहा है। यानी इस कंटान बिंदु को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। यानी यहाँ पर जो हमारा बिंदु प्राप्त हो रहा है इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। इस रेखा को जो हमारा कटान कर रहा है इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, क्या कहिएगा बाबू, प्रतिच्छेद रेखा कहिएगा। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया, ये हमारा एक चौराहा हो गया। जैसे हम अपने गांव देहात या शहर में देखे होंगे चौराहा होता है, जो ये मान लीजिए कि ये एक इस तरफ से सड़क गुजरा है,
एक इस तरफ से सड़क गुजरा है और एक इस तरफ से सड़क गुजरा है। तो जो जहां पर कटान बिंदु हो रहा है, जो काट रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। क्या कहेगा बाबू? प्रतिच्छेद रेखा कहेगा। क्लियर। अब उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि गुलेल, गुलेल को आपने देखा होगा कि आप उसमें भर कर गोली भर कर उसको छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। यानी इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक कटान बिंदु होता है। यानी यहाँ पर भी हम लोग जब वो मिलेगा नहीं तब तक वो गुलेल का निर्माण नहीं होगा। गुलेल को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद या तिर्यक रेखा कह सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक कुछ आकृतियां। उसके बाद से हम लोग कुछ अपने बुक में दिया हुआ है कि स्वयं करके देखिए। यानी हम लोग यहाँ पर देखिएगा, बुक में हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि दिया हुआ है कि स्वयं करके देखिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि दिए गए कोणों के युग में से कौन सा युग पूरक कोण है, यानी इसको आपको बतलाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं, 1 मिनट, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। हम लोगों ने कुछ आकृति के बारे में और कुछ आकृति के माध्यम से फिगर के बारे में जाना और उसका नेचर और उसका रूल हमने सीखा। और आपके बुक में भी कुछ ऐसे कोण दिए हुए हैं जिनका, जैसे कि मान लीजिए कि संपूरक कोण निकालना हो, पूरक कोण निकालना हो, उसको हम लोग बुक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान देंगे, दिया हुआ है कि स्वयं कर देखिए। यानी आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहां से देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि चित्र में बनने वाले विभिन्न कोणों को पहचानिए तथा उन पर गोल घेरा लगाइए। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे और वहां पर क्या कर रहा है कि जहां पर कोण बन रहा है वहां पर आपको घेरा लगाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फिगर में कोण कहां बनता है, कोण कहां बनता है। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक में चर्चा किया था कि जहां दो रेखाएं का आपस में मिलान होता है जिससे झुकाव पैदा होती है, वहां पर क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है एक हमारा बेंच है। क्या है बाबू? ये हमारा, मान लीजिए कि ये बेंच है। ठीक है, इस बेंच को हम लोग फिगर बनाते हैं जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है ऐसा फिगर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे कि आपका कोण दिखाना है, कोण कहां कहां बन रहा है। तो एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जब घर में, यानी यहाँ पर जो घर का फिगर देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये घर का फिगर है। तो जहां जहां यहाँ पर जहां जहां झुकाव बिंदु हो रहा है, जहां जहां मिल रहा है, उसी पर हम लोग क्या करेंगे? वहां पर गोल गोल घेर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग गोला घेर लगा देंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा देखेंगे जैसे कि यहाँ पर घर दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमारा ये बिंदु है, यहाँ पर जो झुकाव बिंदु मिला हुआ है, यहाँ पर एक कोना लगा देंगे, यहाँ पर कोना लगा देंगे, फिर यहाँ पर कोना लगा देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग कोना लगा देंगे, फिर यहाँ पर कोना लगा देंगे, फिर यहाँ पर कोना लगा देंगे। फिर उसी तरह इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हो गया कोना, एक यहाँ पर हो गया कोना, एक यहाँ पर हो गया, यानी गोल गोल घेर देना है। यानी कोना आपको दिखाना है कि कहां आपका कोण बन रहा है। तो कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड का मिलान या झुकाव बिंदु होता है, उससे क्या होता है? एक कोण का निर्माण होता है। क्लियर? कोण का निर्माण कब होता है बाबू? कब होता है? चलिए हमारे साथ बोलिए एकदम बिल्कुल निर्धारक बोलिएगा कि कोण का निर्माण कब होता है? कि जब दो रेखा या दो किरण के झुकाव से जो झुकाव होता है, जो जिससे क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे एक रेखा है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। जब यहाँ पर झुकाव बिंदु हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? एक कोण का निर्माण हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, तो इससे क्या हो गया? यहाँ पर झुका हुआ तो यहाँ पर एक कोण हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इधर एक रेखा है और इधर एक, तो यहाँ पर भी कोण बन गया। फिर उसी तरह हम, यानी हम सब लगा देंगे, जहां जहां हमारा झुकाव बिंदु बन रहा है वहां वहां कोण का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 नंबर में कि नीचे दिए गए खाने में कोई ऐसी दो आकृति बनाए जिसमें न्यून कोण तथा सम कोण तथा अधिक कोण का प्रयोग किया हो। यानी दो आपको फिगर बनाना है। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं जिसमें क्या करना है? उसमें न्यून कोण भी बतलाना है, सम कोण भी बतलाना है, अधिक कोण बतलाना है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा को न्यून कोण कहते हैं। सम कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री कोण को सम कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा को अधिक कोण कहते हैं। चलिए ये आपको याद होगा, हमने याद किया कराया है, अभी तो हम लोग पढ़े हैं। चलिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, हो गया जी? घर हो गया। जैसे कि ये मान लेते हैं, ये हमारा घर हो गया। इस एक घर का फिगर बना लेंगे, हम एक घर का फिगर बना लेते हैं। ऐसा एक घर का फिगर बनाएंगे।
ऐसा एक हमारा घर बन गया। क्या हो गया बाबू, ये हमारा घर हो गया। मान लीजिए जैसे ये घर हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, कुछ अधिकोण को बतलाना है, अधिकोण को इंडिकेट करना है, और कुछ जो समकोण है उस पर करना है, कुछ न्यून कोण है उस पर दिखाना है। तो चलिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा कोण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। और जब हम लोग इधर गए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इधर क्या है जी, ये 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। और जो हमारे इधर जो बन रहा है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से 12, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो यहाँ पर हमारा अधिक कोण हो गया। एक फिगर तो ये हो गया। फिर हम लोग दूसरा फिगर ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है जी, ये क्या है, एक हमारा बुक है, एक हमारा ये क्या है जी, बुक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये तो हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया, समकोण हो गया, समकोण हुआ ना। अब फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा बन रहा है, यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ये बुक नहीं लेंगे, एक बेंच लेंगे, यहाँ पर बेंच लेंगे, ये आकृति ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, न्यून कोण बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पर एक न्यून कोण हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री, यानी अधिक कोण बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए कि दो फिगर से हमें क्या करना था, सिर्फ हमें दिखाना था और बतलाना था कि ऐसा दो फिगर बनाइए जिसमें न्यून कोण भी हो, अधिक कोण भी हो, सम कोण भी हो। तो एक हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा ये मान लीजिए कि ये कोई आकृति है जिसमें हमने क्या दिखाना था, ये तीनों कंडीशन को दिखाना था। अब हम लोग बात करेंगे, ये अपने अगले पॉइंट पर दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि दिया हुआ है कि प्रत्येक आकृति के नीचे उनका नाम लिखिए और क्या वह रेखा, किरण, रेखाखंड, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, यानी इन सभी रेखा को क्या करना है, नाम लिखना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जब दो बिंदु यानी अनंत तक जो खींची गई रेखा होती है वो क्या होती है जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेखा लिखेंगे। रेखा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदुओं से आगे खींची जा रही है रेखा। रेखा का डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि जिसमें लंबाई हो लेकिन मोटाई और चौड़ाई ना हो। तो यहाँ पर क्या है जी, दो बिंदु से आगे भी इसका क्या हो रहा है, रेखा खींचा जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको रेखाखंड कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदुओं के एक निश्चित में इसे रेखा खींचा गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। फिर हम आगे देख रहे हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि एक बिंदु निश्चित है लेकिन दूसरी बिंदु से क्या है, अनंत तक खींची जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे इस फिगर को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्योंकि इसका एक बिंदु निश्चित है, प्रारंभिक बिंदु निश्चित है लेकिन अंत बिंदु अनिश्चित है, ये अनंत तक जा सकती है, जिसे हम लोग किरण कहते हैं। क्लियर। उसके बाद से हम आगे वाले फिगर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसा कोण दे दिया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। फिर हम आगे वाले फिगर में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है जी, समकोण जैसा फिगर बनाया है, तो इसको हम लोग समकोण कहेंगे। फिर हम लोग इधर देख रहे हैं, तो ये आगे वाला फिगर कौन सा है, ये अधिक कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है। उसके बाद से हम आगे बात करेंगे। फिर दिया हुआ है हमारा कि स्वयं कर देखिए, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कोण युग्म में कौन सा युग्म पूरा कोण है, यानी ये युग्म दे दिया हुआ है और उसको पूरा कोण आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं कि कोण 35 डिग्री और कोण 50 डिग्री दिया हुआ है, और इसका जब हम लोग योग करा रहे हैं 35 और 50 का, तो 85 डिग्री हो रहा है। तो ये पूरा कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि दो कोण का योग यानी दो कोणों का योग पूरा कोण कब होता है, जब उनका योग 90 डिग्री मान के बराबर हो जाता है। यानी 90 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा तो हम उसे पूरा कोण कहेंगे। अगर नहीं होगा अर्थात नहीं होगा तो उसे हम लोग पूरा कोण नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं कि एक हमारा कोण है 35 डिग्री और एक हमारा कोण है 50 डिग्री। जब जोड़ने गए तो हमारा 85 डिग्री मिला, जो कि हमारा पूरा कोण से कम है, तो इसे हम लोग पूरा कोण नहीं बोलेंगे। फिर हम लोग दूसरा फिगर देख रहे हैं, तो एक में दिया हुआ है, एक कोण का मान दिया हुआ है 25 डिग्री और दूसरे कोण का मान दिया है 55 डिग्री। तो हम लोग जब दूसरे क्वेश्चन को बनाने जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन का मान बनाने जाएंगे, तो एक दिया है हमारा, एक कोण का मान कितना दिया है बाबू, एक कोण का मान कितना दिया हुआ है 25 डिग्री
एक कोण का मान दिया है 25 डिग्री और दूसरे कोण का मान दिया है 55 डिग्री। जब हम इसको जोड़ने जाएंगे तो 5 5 10 के 0 हाथ से नहीं गया, 5 2 7 8, यहाँ पर कितना हो गया 80 डिग्री ही हो गया, 80 डिग्री ही हुआ। तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं, इसे भी क्या कहेंगे कि ये पूरक कोण नहीं है, ये पूरक कोण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि हमें मालूम है कि पूरक कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। एक में 25 डिग्री दे दिया है, एक में 55 डिग्री दे दिया है, और दोनों को योग करने का तो हमें सिर्फ 80 ही डिग्री मिला, तो जो पूरक कोण का मान को बराबर नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें दिया है, देखिए 65 डिग्री और एक को दिया है 25 डिग्री। तो इसी को हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे, यानी इसका पहले हम लोग योग करेंगे। ये 2 नंबर था, अब हम लोग 3 नंबर की बात करेंगे। 3 नंबर की बात करेंगे तो एक हमारा 65 डिग्री है, एक हमारा 65 डिग्री है, और एक हमारा देखेंगे 25 डिग्री है। 25 डिग्री है बाबू। अब इसको हम लोग योग करा रहे हैं। चलिएगा देखिएगा, योग करा रहे हैं। 5 5 10 के 0, 5 5 10 के 0 और 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये पूरक कोण है। ठीक है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं ना पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इसका योग हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया। और इससे एक और फैक्ट याद रखेंगे। क्या बाबू? ये फैक्ट याद रखेंगे कि 25 65 का पूरक है, 25 65 का पूरक है। अब 65 का पूरक कितना है जी? 25। 65 का पूरक कितना है? 25। जैसे मान लीजिए कि आपसे हम लोग एक्सरसाइज जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हम आपको याद कराने के लिए दिखा दे रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे दिया हुआ है देख लीजिए। चलिए हम लोग देख लेंगे। अभी तो एक्सरसाइज हम लोग अभी थ्योरी पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। कह रहा है कि दिए पूरक चांद की सहायता से बतलाइए, यानी पूरक कोण का मान बतलाना है। क्या कहना है? नीचे दिए गए कोणों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। तो पूरक कोण कब निकाला जाता है? यानी एक कोण का मान दे देगा और आपसे उसका पूरक पूछेगा। तो पूरक कब होगा बाबू? जब हमें एक कोण का मान दे दिया है। मान लीजिए कि एक कोण का मान हमारा 30 दिया है, एक कोण का मान 30 डिग्री दे दिया है, और इसका कह रहा है कि पूरक कोण बतलाइए, यानी 30 डिग्री का पूरक कोण बतलाइए। तो आप क्या कीजिएगा कि आप हो ना हो, पूरक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, झट से 90 डिग्री में से 60 डिग्री को 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा लेंगे। 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा लेंगे तो कितना मिलेगा? 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री मिलेगा। यानी 30 का पूरक कितना हो गया? 60। 60 का पूरक कितना हो गया? 30। क्योंकि दोनों का योग कराएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री। ठीक है, यानी आपसे मेरा कहने का अर्थ यही है कि अगर पूरक कोण निकालना हो तो हम लोग 90 डिग्री में से घटाते हैं। ठीक है, और वो जो दोनों कोण का मान होता है वो एक दूसरे का पूरक होता है। बस इतना ही, 2 बातें आपको उसमें ध्यान रखने वाली है। चलिए अब उसके बाद से हम आगे कुछ और फैक्ट पे बात कर लेते हैं। ये तो हम लोग जान गए पूरक कोण निकालना। जैसे कि यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं 2 नंबर पढ़ेंगे। 2 नंबर आपको बनाना है। दिया गया है कि दिए गए कोणों को पूरक की माप बताइए। अब यहाँ पर आ गया ना बात। यहाँ पर हम लोग वो जो निकाल रहे थे उसको फिगर के माध्यम से दिखा रहे थे। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको निकालने का मान दे दिया। देखिए, देख रहे हैं ना, देखिएगा। अब आपसे एक दे दिया है कि 40 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताना है। यानी आपसे दे दिया है कितना बाबू? 40 डिग्री के कोण का पूरक का मान बतलाना है। 40 डिग्री कोण का पूरक बतलाना है। तो पूरक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटा लेंगे, कितना मान आ जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री मान आ जाएगा ना बाबू। तो 40 का पूरक कितना हो गया? 50। अब 50 का पूरक कितना हो गया? 40। यानी 2 कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, जिसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग दिया भी है, बनाया भी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 40 का पूरक कोण बतलाना था। तो क्या हुआ है आंसर? हमारा आंसर क्या हुआ था? 50 डिग्री। ठीक है, अगर 55 डिग्री का पूछेगा, 55 डिग्री का पूरक कितना होता है, तो इसमें इसको भी क्या करेंगे? 90 डिग्री में से 55 डिग्री को घटा लेंगे, जो आएगा मान वो हमारा हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है
कि 15 डिग्री के कोण का पूरक बताना है, यानी 15 डिग्री के कोण का पूरक बताना है, तो पूरक निकालने के कहते तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। करना क्या है, 90 डिग्री में से पूरक कोण को, यानी जो पूरक कोण का मान दिया होगा उसको घटा लेंगे और वो हमारा मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम फिर 90 डिग्री में से 15 डिग्री को घटा रहे हैं, 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच 8, 8 में से 1 गया 7, यानी 75 डिग्री। 75 डिग्री क्या हो गया जी, 15 का पूरक हो गया। 15 का पूरक कितना हो गया, 75। ठीक है, यानी आप निकालना भी सीख गए और एक दूसरे का पूरक भी ज्ञात करना सीख गए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ 3 नंबर में कि दो कोण को एक दूसरे का पूरक होंगे यदि, यानी जब दो कोण पूरक कब होंगे, जब दो कोण पूरक कब होंगे, जब उनका मान न्यून कोण होना, जब उनका मान न्यून कोण होगा तभी ना पूरक होंगे, तभी ना पूरक होंगे। मान लीजिए कि पूरक कोण का बतलाना है, तो हम अगर 60 को आप 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 हमारा पूरक कोण का मान फॉलो कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो कब होगा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि न्यून कोण हो, यानी दो देख रहे हैं कि दो कोण एक दूसरे का पूरक होंगे यदि दोनों कोण न्यून हो, दोनों कोण सम कोण हो, अधिक कोण हो। तो कब फॉलो करेगा, जब दोनों कोण न्यून कोण हो, यानी दोनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होगा तभी ना जाकर उसका योग 90 डिग्री होगा, तभी ना जाकर उसका योग 90 डिग्री होगा। अगर सम कोण ले लिए तो जब पहले ही सम कोण ले लिए तो वो कहां से पूरक कोण होगा, उसमें दूसरा कोण जोड़ेंगे तो वो अधिक कोण में चला जाएगा, अधिक कोण में चला जाएगा ना। अधिक कोण तो ऐसे होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से वो 12 हो रहा है। क्लियर, आशा करता हूं कि हमने जो भी थ्योरम पर चर्चा किया है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आई होप, आशा करता हूं कि ये सारी थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।